Hello and welcome, dear students. Today is the lecture 6 of the course Assistant Registrar Cooperative Societies, and we have been continuing with the topic History of Cooperatives in the World. Today we are concluding it, जो हम देख रहे थे spread of cooperative movement in the world, and we'll start the cooperative movement in India. So let's start. यहाँ पे हमने पिछले वाले लेक्चर में तो ये करा ही था डिस्कस कि ये जो है ब्रिटेन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड देन वी ये डेनमार्क स्वीडन वगैरह फिनलैंड ऑस्ट्रिया जर्मनी फ्रांस इटली ये सब जगहों पे फैलता गया. दिस इज़ हाउ दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड इन द वर्ल्ड. एंड इसमें से हमने मेजर कंट्रीज़ जो हैं वो डिस्कस करी हैं, जैसे कि हमने जर्मनी वगैरह सब जर्मनी डेनमार्क फ्रांस ओके ये सब हमने डिस्कस करा हुआ है. हियर यू कैन सी साथ साथ ये इसलिए स्प्रेड भी जल्दी हो गया. तो आज हम देखते हैं कुछ और इसमें जितना रह गया, जैसे रशिया का था, थोड़ा जापान का था. सो विल कवर इट टुडे एंड विल कंप्लीट इट टुडे. तो पहले ये फ्रांस का, इसमें जो पिछले टाइम हमने पढ़ा था इसमें और कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं आज चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ. जैसे कि हमने क्रेडिट यूनियंस वगैरह देखी कि जर्मनी की देन है. इसी तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो फूड स्टोर्स वगैरह जो थे यूके की देन है. ब्रिटेन इंग्लैंड से ज़्यादातर आए, स्कॉटलैंड में हुए जैसे फैनविक वीवर्स कंज्यूमर सोसाइटी बनी. इसी तरह से आगे फिर जो मेन सोसाइटी जिसके बाद प्रिंसिपल्स रॉचडेल प्रिंसिपल्स भी इंट्रोड्यूस हुए, रॉचडेल स्पाइनेस सोसाइटी बनी. तो ये हमने देखा कि इंग्लैंड से आए. और इसी तरह से क्रेडिट यूनियंस रेफेसन मॉडल पे जो बनी, रूरल ये क्रेडिट यूनियंस बनी. इसी तरह से जो हर्मन शुल्स के मॉडल पे बनी सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ जो अर्बन रूरल अर्बन क्रेडिट सोसाइटीज़ बनी, तो वो जर्मनी की देन है. इसी तरह से हमने देखा कि मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स जो हैं वो जापान की तरफ से आई. मतलब जिनका जैसे जैसे इवॉल्व होती गई कोऑपरेटिव मूवमेंट वैसे वैसे कंसेप्ट्स भी बढ़ते गए. इसका जो स्कोप है कोऑपरेटिव्स का, ये किसी एक ही डोमेन में नहीं आई, बल्कि इसका स्कोप बढ़ता गया, वास्ट होता गया. अलग अलग सेक्टर्स में आती गई कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग में आती गई, एजुकेशन में आती गई, कंज्यूमर स्टोर्स बनते रहे, क्रेडिट सोसाइटीज़ बनती रही. इसी तरह से एक तरीके की कोऑपरेटिव है प्रोडक्शन कोऑपरेटिव. ठीक है, प्रोडक्शन के नाम से आपको समझ आ रहा होगा. प्रोडक्शन जो एक साथ मिलके पूल करते हो रिसोर्सेज वगैरह, प्रोड्यूसर्स जो हो वो अपनी कोऑपरेटिव्स बनाए, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कोऑपरेटिव. और ये जो प्रोडक्शन कोऑपरेटिव है ये देन है फ्रांस की, तो पता होना चाहिए. और फ्रांस में जो भी क्रेडिट यूनियंस बनी वो उज़ैटी के मॉडल पे बनी. याद होगा आपको, उज़ैटी हमने पढ़ा था इटली में. तो उज़ैटी जो थे वो करते थे हर्मन शूल्स के आइडियाज़ को प्रोपगेट, तो उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके तो देन इट बिकेम एन उज़ैटी मॉडल. तो ये जो है वहाँ पे फ्रांस में भी जो सोसाइटीज़ थी क्रेडिट यूनियन सोसाइटीज़, वो उज़ैटी मॉडल पे ज़्यादा काम करती थी. और क्योंकि उज़ैटी मॉडल हर्मन शूल्स के आइडियाज़ को प्रोपगेट करती थी. और हमने ये देखा है कि हर्मन शूल्स की जो क्रेडिट यूनियंस बनती थी, सोसाइटीज़ बनती थी, उनमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी. मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि प्लीज़ मैम एक बार फिर से लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी को एक्सप्लेन करें. रेफेसन मॉडल में हमने देखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी और शूल्स में हमने देखा लिमिटेड लाइबिलिटी थी. तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से. जैसे मान लीजिए एक बंदा है ए, इसने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी बी, शेयर्स इसके ले लिए, मान लीजिए 10,000 के ले लिए. ओके, अभी इसने फॉर एग्जांपल 4,000 की पेमेंट कर दी या 5,000 की पेमेंट कर दी. तो अभी कितने पेमेंट करना है इसको? 6,000. मान लीजिए ये कंपनी बी जो है लॉस में चली गई, डूब गई. अब ये जो बंदा है ना ए, इसकी लाइबिलिटी इतनी ही है कि ये क्या काम करे. अगर इसने लिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर
इसमें इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी में, तो ये क्या करेगा काम, 4,000 तो इसने 10,000 में से दे दिए, ये सिर्फ 6,000 देने के लिए लायबल है। ये 6,000 से ज़्यादा नहीं देगा और इसकी मर्ज़ी ये नहीं दे सकता, और ये लीगली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये 6,000 से ज़्यादा नुकसान भरे। ये सिर्फ उतना ही भरेगा जितना कि इसका इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट था 10,000। 10,000 में से इसे 4,000 दे दिए हैं और अभी 6,000 बाकी है, तो 6,000 देगा। इससे ज़्यादा ये एक पैसा भी देने के लिए मजबूर नहीं है। इस चीज़ को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब दूसरी तरफ से अब देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए ये बंदा ए है, इसने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर दिए, इसने भी यही 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, तो अभी इसने 4,000 तो दे दिए, बचे कितने अभी, 6,000। अगर इसने अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंडर इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ये मान लीजिए 20,000 का नुकसान हो गया कंपनी को, ठीक है, 20,000 का नुकसान हो गया। अब ये कंपनी जो है अपने एसेट्स वेसेट्स बेच के, मान लीजिए फर्नीचर मशीनरी जो भी इसका एसेट है वो बेच बाच के ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 निकाल पाती है, तो और कितना नुकसान है अभी, 10,000 का। इस 10,000 में से ये बोलेंगे हाँ जी इसकी तो, इसके पास तो 6,000 है, 6,000 तो देने के लायबल हैं ही ये, लेकिन क्योंकि इसने अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अंडर इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, इसने एक्सेप्ट किया है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये लेगा, तो ये अब लायबल इतना ही नहीं कि ये सिर्फ ये 6,000 दे जिसकी इसने इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी, जिसके शेयर्स इसने लिए थे, बल्कि कंपनी इससे एक तो ये लेगी ही लेगी जो पैसा इसके पास बकाया है, और इस लॉस का भी कुछ शेयर इसको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये 6,000 और ये 10,000 भी देना पड़ सकता है, या 10,000 में से कोई शेयर देना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है अपनी इन्वेस्टमेंट तो इसकी डूबी ही, और साथ ही जो लॉस हुआ कंपनी का उसमें भी इसको भरपाई करनी पड़ेगी। अब भरपाई कैसे होगी, भरपाई ये ऐसे कर सकता है, या तो ये खुद से कैश दे देगा और भरपाई कर देगा। अब अगर इसके पास नहीं है, इसके पास मान लीजिए यही 6,000 है जो इसके पास थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इससे लिए जाएंगे बाकी पैसे, मान लीजिए और 10,000 को जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कहाँ से होगी, इसके पर्सनल एसेट्स से। इस बंदे के ए जो है जिसने इन्वेस्टमेंट कर, इसके पर्सनल एसेट जैसे कि इसका घर है, इसकी ज़मीन है, या इसके बैंक अकाउंट्स हैं, उनसे, उन एसेट्स से ये लॉस का जो पैसा है निकाला जाएगा और भरपाई करी जाएगी लॉस की। ऐसे केस को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ थी यहाँ पे चार्ल्स फॉरियर के लिए, तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि इनका एक पब्लिश्ड वर्क है जिसका नाम है अ ट्रीटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन। इन्होंने 1822 में पब्लिश करवाई थी। लेकिन साथ ही चार्ल्स फॉरियर को फादर ऑफ फ्रेंच मूवमेंट भी बोला जाता है, ओके, याद रखें आप। ये कुछ पॉइंट थे जो वहाँ पे नहीं इंक्लूड किए थे मैंने, तो वरना वो लेक्चर बड़ा हो जाता। सो यहाँ पे और एक नाम है कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के साथ रिलेटेड, चार्ल्स गाइड। तो चार्ल्स गाइड जो हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव फिलॉसफी की तरफ, एंड ही इज़ द पर्सन जो ICA का फ्लैग है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का फ्लैग, रेनबो फ्लैग, इन्होंने उसको रेकमेंड किया है एज अ फ्लैग फॉर ICA। एंड ही सेड कि ये जो रेनबो है 7 कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, लेकिन ये दिखाते यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कलर्स तो अलग अलग है लेकिन यूनाइटेड है, तो इट इज़ शोइंग कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इन्होंने ICA का फ्लैग जो है रेकमेंड किया है। और दूसरी इनकी एक पब्लिश्ड बुक है जिसका नाम है 12 वर्चूज़ ऑफ कोऑपरेशन। कभी कभार एग्जाम में आ सकता है ऐसे बुक का नाम दे दिया और नीचे लिख लिया कि ये किसने लिखी है, ऑथर कौन है इसके, तो इसलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स इसमें डाल दिए, मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन आगे। अब रशिया की तरफ आते हैं। रशिया में क्या हुआ था काम कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना, आपको याद होगा, ज़ार्स का जो रूल था बोल्शेविक्स ने हटा दिया था, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने ही कोऑपरेटिव मूवमेंट को वहाँ पे डेवलप करा, और बहुत तरीके की कंज्यूमर और क्रेडिट सोसाइटीज़ को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। कंज्यूमर फूड्स वगैरह स्टोर्स, एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ जो लोन्स वगैरह देती है, ओके। तो ये इन्हीं सोसाइटीज़ से क्या काम करते थे फिर वो, उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे चलाया रशिया में। तो इन सोसाइटीज़ की तरफ से क्या करते थे, जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स होते थे तो गांव वगैरह में
एक तरीके का एक यूनिट बनाते थे, तो जहाँ पर ये सारे कलेक्ट हो जाते थे गुड्स, एंड दीज गुड्स यूज टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अलग अलग विलेज। ये एक तरीके का एक यूनिट जैसा बनाया था इन्होंने, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई थी। तो इन्हीं से क्या करते थे, इंडस्ट्री से जो गुड्स निकलते थे उनको विलेज में डिस्ट्रीब्यूट कराते देते हैं। और दूसरी चीज़ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो हैं, जैसे विलेज से कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ लाई इन्होंने, कुछ गुड्स फूड्स लाए या कुछ अलग तरीके की, ये मान लीजिए प्रोडक्शन निकाल ली वहाँ से, तो वो अब टाउन्स में उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो वो भी यही काम करते थे। यहाँ विलेज से मान लीजिए प्रोडक्शन आई, देन उसको टाउन्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, तो ये इनका काम था। इसी तरह से क्रेडिट वगैरह सिस्टम, वो तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर में जो लोन्स वगैरह मिलते थे वो सब भी इसी के थ्रू होता था। और एक टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, आर्टेल्स, आपको याद रखना पड़ेगा, ये आर्ट आ सकता है, वो कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। रशिया की ये एक फीचर है रशियन कोऑपरेटिव मूवमेंट की, कि आर्टेल्स होते क्या हैं। आर्टेल्स एक्चुअली एक जॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑन जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इसको समझते हैं, एक ऐसा ग्रुप बना देते थे जिसमें सब आ जाते, मैसन्स भी आ जाते, ओके, मैसन्स, ब्रिकलेयर्स, कारपेंटर्स, हैंडीक्राफ्ट्समैन, जितने भी लोग थे, आर्टिजन्स वगैरह, उन्होंने पूल कर रखा था, अपना एक बना लिया था एसोसिएशन, ठीक है, इसको बोलते थे आर्टल। तो ये आर्टल्स क्या काम करते थे, ये ऐसे काम ले लेते थे किसी से, मान लीजिए किसी को हाउस बनाना है, तो वो इसका एक किस्म का ठेका सा ले लेते थे, देन दे यूज टू मैनेज द वर्क ऑन देयर ओन। इसमें से अगर कहीं पर इस हाउस की बनावट में कारपेंटर्स की ज़रूरत होती थी तो वो भी आर्टल्स से निकल आते थे कारपेंटर्स, ब्रिकलेयर्स की ज़रूरत होती थी तो वो भी इसी में से, इसी तरह से मैसन की ज़रूरत थी, उसी एसोसिएशन में से निकाल लेते थे उनको। इन बंदों को एक साथ वो मतलब उनको एक काम मिल जाता था, एक किस्म का एक प्रोजेक्ट लेते थे वो, और फिर उसको मैनेज करते थे। ऐसी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टेल। तो आर्टेल्स इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रशियन कोऑपरेटिव मूवमेंट। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन रशियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज़ कलेक्टिव फार्म्स। कलेक्टिव फार्म्स क्या होते हैं, कलेक्टिव फार्म्स एक तरीके के फार्म, जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स क्या काम करते थे, कल्टिवेट करते थे, जॉइंट कल्टिवेशन करते थे। जॉइंट कल्टिवेशन का मतलब उनके पास मान लीजिए लैंड थी, ओके, तो वो जॉइंटली उसको कल्टिवेट करते थे। बंदों ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली थी, मान लीजिए 50 बंदे हैं, अब ये क्या काम करेंगे, इनके पास अलग अलग प्लॉट्स होंगे, ये जॉइंटली इसको कल्टिवेट करेंगे, इन प्लॉट्स को एक साथ अपने रिसोर्सेज वगैरह सबको पूल करके इसको जॉइंटली कल्टिवेट करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव फार्मिंग या कलेक्टिव फार्म्स के लिए एक टर्म है रशिया में, तो इसको हम बोलते हैं कॉलकोस, ओके। कॉलकोस इज़ द टर्म फॉर कलेक्टिव फार्म्स, यर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द टर्म फॉर कलेक्टिव फार्मिंग, कॉलकोस। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ये जो ज़ार्स वगैरह हटा दिए गए थे, उसके बाद जो एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स की जो हालत थी ख़राब हो गई थी। फिर क्या हुआ कि एक डिक्री पास हो गई जिसके मुताबिक जो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी वगैरह थी उसके राइट्स टर्मिनेट कर दिए गए, उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि 1921 में और एक डिक्री पास कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि जिसमें परमिट कर दिया गया कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकती हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इसी के मुताबिक जो सोसाइटी बनी, दैट इज़ ऑल रशियन यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बनी हुई थी, ठीक है, 1921 में। सो दिस ऑल रशियन यूनियन ऑफ एग्रीकल्चर, ये बनी हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे। तो ये जो कॉलकोज हैं ये इसी की देन है, कलेक्टिव फार्मिंग फिर हुई। देन उन्होंने क्या करा, यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बोला, दे पूल देयर रिसोर्सेज, उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मशीनरी तो नहीं, जैसे बैल वगैरह, कैटल या सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, सब चीज़ों को या बंदों को पूल कर लिया एक साथ, और
फिर वो एक साथ ही काम करते थे उन फार्म्स पे, एंड देन दे वर्क अंडर एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, और उसकी जो मैनेजमेंट होती थी वो इलेक्ट करी जाती थी, लोग उनको चुनते थे, उसी इलेक्टेड बॉडी से वो डिसीजंस वगैरह जो भी लेते थे, then they used to work. But how did they work? They pool their resources and the people, and then they used to work on the farms, collective farms, colcos. इसी तरह से और कलेक्टिव फार्म्स की एक टर्म है, जो स्टेट फार्म्स होते थे गवर्नमेंट के, उनको बोलते हैं सॉरकोजी। मैंने इसलिए ये टर्म्स डाली हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए ऐसा, तो उस टाइम तो ये पता होना चाहिए टर्म्स, सॉरकोजी और कॉलकोज। हो सकता है कल को ये टर्म्स आ जाए और नीचे लिखा हो इज़ रिलेटेड टू दिस टर्म, इज सॉरकोजी इज़ रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए टू स्टेट फार्म्स इन रशिया। सो इनका भी सेम ही काम था, और ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स या मशीनरी या सीड्स वगैरह जो होते हैं उनको सप्लाई करते हैं कलेक्टिव फार्म्स में। सो देन आते हैं जापान की तरफ। जापान में एक बंदे थे टोयोहिको कागावा, इनको जापानीज़ गांधी भी बुलाते हैं, और यही फादर थे जापान में कोऑपरेटिव मूवमेंट के, एंड और एक पायनियर थे कोऑपरेटिव मूवमेंट के, सोनटोकू निनोनिया, एंड ही वॉज ऑल्सो पायनियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। आपको ये पता होना चाहिए, कुछ प्रोमिनेंट नाम थे तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है जापान में स्टार्ट हुई मिडिल 19th सेंचुरी में, और इसको मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, अपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा, लैंड ऑफ मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स। मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स का कंसेप्ट जो था यही से आया था। और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जिनका एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो कोऑपरेटिव्स का। जैसे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, मान लीजिए यहाँ से प्रोडक्शन का काम भी हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्शन, और वहाँ से क्रेडिट भी दे रहे हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो ऐसी कोऑपरेटिव, ऐसी एसोसिएशंस को हम बोलते हैं मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव्स। और इसका जो कंसेप्ट था जापान से आया। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स जो थी जापान में जो बनी, वो भी ऑन द लाइंस ऑफ रॉचडेल्स ही बनी। तो ओबियसली रॉचडेल के प्रिंसिपल्स ही आज भी फॉलो होते हैं बाय एंड लार्ज। तो वहाँ पे भी जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स थी वो रॉचडेल्स की लाइंस पर ही बनी, उसी को फॉलो करते हुए बनी। 1921 में कोबी कंज्यूमर कोऑपरेटिव एंड नडा परचेज एसोसिएशन, ये दो कोऑपरेटिव्स बनी। ये दोनों बाद में लेटर इन्होंने मर्ज कर लिया एक साथ, और इसको कोबे बोलते हैं। कोबे में ही ये एक जगह है, कोबे टाउन है जापान में, तो वहीं पर ये बनी। एंड देन इन 1940 एक्चुअली ये बनाई किसने थी, द सेम पर्सन, टोयोहिको कागावा, ओके, जिसको हमने बोला फादर ऑफ जापानीज़ कोऑपरेटिव मूवमेंट। फिर 1945 में जापानीज़ कोऑपरेटिव अलायंस एस्टैब्लिश हुई, और 1951 में जापानीज़ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव यूनियन बनी, JCCU जिसको बोलते हैं, ओके। JCCU इज़ अ कॉमन टर्म, बहुत जगहों पे देखने को मिलेगी आपको। और जापानीज़ सोसाइटीज़ जो थी वो भी कर रही थी फॉलो क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात मैं कर रही हूँ, शुल्ज़ और रफेसन मॉडल। ये कहाँ से आया था, जर्मनी से, याद होगा आपको। एंड देयर इज़ वन मोर, HYOGO, ह्योगो कोऑपरेटिव लेबर बैंक, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लेबर बैंक से आप समझ रहे होंगे, इट्स अ बैंक, 1951 में बना। और जापान के रिलेटेड एक पॉइंट था, क्रेडिट कार्ड सिस्टम पहले जापान ने ही अडॉप्ट करा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जापान। देन अबाउट इंडिया, अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। मुझे लगता है काफ़ी हो गया, हमने बहुत मेन जो कंट्रीज़ थी जिनमें इसका स्प्रेड हुआ हमने पढ़ लिया। सो अब हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल स्टार्ट द सीरीज़ ऑन इंडिया ओनली, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, इसका डेवलपमेंट एंड देन लेजिस्लेशंस इस पर जो पास हुए वो सब हम देखेंगे। सो कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया जो है उसको दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे हम, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इसमें क्या डेवलपमेंट हुई, फिर क्या कौन कौन से एक्ट्स आए, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इस पर क्या डेवलपमेंट्स हुई, 5 ईयर प्लान्स वगैरह वो सब हम देखेंगे। होपफुली आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ इशू हो और आप कुछ और चाहते हैं, जैसे लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया, कोई और पॉइंट भी हो जो आप चाहते हो मैं और एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।